हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? स्वागत है आपका हमारे चैनल विज्ञान दृष्टि पर। आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का। इसमें आपको क्लास 11 और 12 दोनों का सिलेबस कंप्लीट पढ़ाया जाएगा। साथ में टीजीटी यूपी टीजीटी का जो सिलेबस है केमिस्ट्री का, उसको ध्यान में रखते ही पढ़ाया जाएगा। तो मोस्टली आपको टीजीटी केमिस्ट्री ये टॉपिक कवर किया जाएगा और इसके बाद अगर समय बचता है तो फिजिक्स कवर किया जाएगा। लेकिन मोस्टली आपको जो है केमिस्ट्री और बायोलॉजी दो चीजें कवर करने का जो है हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आइए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं कि जो पहला टॉपिक या पहला यूनिट है केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है। पहला यूनिट पढ़ना है आपको मैटर के बारे में, पदार्थ के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं, पदार्थ क्या होता है। देखिए, पदार्थ हम जानते हैं कि इस यूनिवर्स में ऐसा कोई भी चीज जिसके पास दो चीजें हो, एक उसका द्रव्यमान हो और दूसरा वह कुछ न कुछ स्थान घेरती हो, उसे हम कहेंगे पदार्थ। यानी अगर हम अगर इक्वेशन के रूप में बात करें तो जो हमारा पदार्थ है यानी जो मैटर है, मैटर को दो भागों में बांटा गया है। अगर मैटर को देखा जाए तो मैटर दो भागों में बांटा हुआ है। एक है आपका पहला चीज कि उसमें मास होना चाहिए, मास का मतलब द्रव्यमान होना चाहिए, और दूसरा वो कुछ ना कुछ स्थान घेरता हो। स्थान घेरने का मतलब है कि उसके पास वॉल्यूम होना चाहिए। तो ऐसा कुछ भी जिसके पास दो चीजें हो, एक तो द्रव्यमान हो और दूसरा क्या हो, वॉल्यूम हो, उनको हम कहेंगे मैटर यानी पदार्थ। पदार्थ कोई भी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे हम लोग परमाणु कहते हैं। ठीक है। अब अगला जो टॉपिक है वो पढ़ना है पदार्थ के भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था क्या होता है? तो देखिए, भौतिक अवस्था किसे कहते हैं? पदार्थ की वह अवस्था जिसे हम अपने ज्ञानेंद्रिय के द्वारा, मतलब जैसे हाथ, आंख, कान, मुंह हो गया, नाक हो गया, स्किन हो गया, इनके द्वारा टच करके, देख कर, सूंघ कर, ठीक है, या महसूस कर कर पता कर सके, वो होता है भौतिक अवस्था। भौतिक का मतलब एक तरह से सीधे सीधे समझ लीजिए कि बाहरी अवस्था के बारे में कर रहा है कि कोई पदार्थ बाहर में देखने में कैसा है, छूने में कैसा है, सूंघने में कैसा है, वो भौतिक अवस्था होता है। भौतिक अवस्था के आधार आधार पर देखिए तो हम लोग पदार्थ को दो भागों में बांटे हुए हैं। कौन कौन से? तीन भागों में बांटा गया है। तो पहला है सॉलिड, दूसरा है लिक्विड और तीसरा है गैस। अब सॉलिड क्या होता है? सॉलिड को हम लोग कहते हैं ठोस। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें पदार्थ का बनावट यानी जो मैटर है उसकी शेप और उस मतलब शेप का मतलब उसका आकृति यानी बनावट वो फिक्स होना चाहिए। और दूसरा, वो जो स्थान घेरा हो वो भी क्या हो, फिक्स होना चाहिए, निश्चित आकार और आयतन हो। दूसरा बात बोला हुआ है क्या कि जो कण है वो बहुत ही मजबूती से एक दूसरे को पकड़े हुए हो। देखिए, पहला तो निश्चित आकार और ये होना चाहिए, और दूसरा क्या दिया हुआ है, वो बहुत ही मजबूती से एक दूसरे को पकड़े हुए हो। उनको हम क्या कहेंगे? ठोस कहेंगे। समझ में आया बात आपको? चलिए मैं बताता हूँ क्या है कि जो ठोस होंगे, सॉलिड जो होते हैं, ठोस जो होते हैं, उनका दो चीज फिक्स रहता है। क्या फिक्स रहता है? एक तो उनका शेप यानी जो उनका बनावट है ये फिक्स रहेगा, और दूसरा जो उनका वॉल्यूम यानी जो स्थान घेरे हैं वो भी फिक्स रहेगा। तो अगर ये दो चीजों फिक्स है तो उसको हम कहेंगे सॉलिड। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे ईंट है, पत्थर है, बर्फ का टुकड़ा एग्जाम्पल दिया हुआ है, टेबल, कुर्सी, फैन, ये सब चीजें सॉलिड से बनी हुई है। जितने मेटल है सॉलिड है, लगभग लगभग मेटल सब सॉलिड है। तो ये सब क्या है, ठोस के कैटेगरी में आएगी। क्यों ठोस के कैटेगरी में आएगी? क्योंकि इनका बनावट यानी शेप और इनका जो स्थान घेरने का प्रॉपर्टी है वो दोनों क्या है, फिक्स होता है। अगला जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है द्रव यानी लिक्विड। तो लिक्विड क्या होता है? लिक्विड की बात करेंगे, दूसरा जो है लिक्विड। तो लिक्विड क्या होता है? ऐसे पदार्थ जिनका आयतन, कह रहा ऐसे पदार्थ जिनका आयतन निश्चित हो लेकिन उसका बनावट क्या हो, निश्चित ना हो। अब बनावट निश्चित क्यों ना हो ये भी बताते हैं। देखिए, हम जानते हैं कि सभी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हुए हैं। अब ये छोटे छोटे जो कण होते हैं ये अपनी जगह पर वाइब्रेट करते रहते हैं और एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहते हैं। इस अट्रैक्शन को हम लोग बोलते हैं इंट्रामालिक्यूलर फोर्स। क्या बोलते हैं? अंतरा आणविक बल। तो जो सॉलिड होता है, जो ठोस होता है, ठोस का जो बनावट है वो फिक्स इसलिए होता है क्योंकि उनके बीच लगने वाला जो अंतरा आणविक बल है, जैसे मान लीजिए कोई ठोस है और इस ठोस के बीच लगने वाला अंतरा आणविक बल, इसके जो ठोस है इसके अंदर के पार्टिकल एकदम सटे हुए होते हैं। क्यों सटे हुए होते हैं? क्योंकि इनके बीच जो लगने वाला बल है, आकर्षण बल है, दो अणुओं के बीच या दो परमाणुओं के बीच या आयनों के बीच, वो बहुत मजबूत होता है। बहुत मजबूत होने की वजह से इनका आकार फिक्स हो जाता है। आकार फिक्स हो जाता है तो इनका आयतन भी फिक्स हो जाता है। ठीक है। जो द्रव है, द्रव के अणुओं के बीच लगने वाला अंतरा आणविक बल यानी इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स थोड़ा सा कमजोर होता है किसकी अपेक्षा? ठोस की अपेक्षा।
जब थोड़ा-सा कमज़ोर होता है, तो इनके बीच में थोड़ा-सा गैप हो जाता है, ये गैप हम लोग आसानी से देख रहे हैं और इन गैपों के बीच में ये आसानी से घूम सकते हैं। इन्हीं आसानी से घूमने की वजह से जिस बर्तन में भी हम डालते हैं, उस बर्तन का आकार पकड़ लेता है, ठीक है? लेकिन ये इतने भी कमज़ोर नहीं होते कि अपना सरफेस छोड़ के बाहर चले जाएँ, ऐसे उड़ जाएँ, नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो जो द्रव है, इनका आयतन यानी जो स्थान घेरने वाला प्रॉपर्टी है, वो तो निश्चित रहेगा, लेकिन आकार निश्चित नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि ये अणु ऊपर-नीचे, आगे-पीछे घूमते रहते हैं। आई होप आपको इतनी बातें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब गैस की बात करेंगे, तो गैस का तो ना ही आकार इस निश्चित होता है, ना आयतन निश्चित होता है। क्यों? क्योंकि ये जो इनके गैस के कण हैं, इनके बीच जो लगने वाला आंतराआण्विक बल है, ये बहुत ही कमज़ोर होता है, लगभग न के बराबर होता है। तो इनके अणु स्वतंत्र रूप से एक जगह से दूसरी जगह घूम सकते हैं। तो जो गैस है, उसका न तो आकार निश्चित रहेगा, न ही आयतन निश्चित रहेगा। आई होप आपको ये बातें बड़े अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ठीक है? आइए देखते हैं हम लोग अगला टॉपिक क्या है। अच्छा, एक बात और नहीं बताएँ क्या, कि जो तत्व है ये 3 ही अवस्था में नहीं पाया जाता है। तत्व और भी अवस्था में पाए जाते हैं। कौन-कौन से अवस्था में पाए जाते हैं? तो देखिए, चौथा जो अवस्था है तत्व का, वो है प्लाज़्मा अवस्था। और प्लाज़्मा अवस्था क्या होता है? जब किसी पदार्थ को, किसी मैटर को अत्यधिक ताप, लगभग सूर्य या तारे के जितना ताप, इतना अगर हम गर्म कर दें, तो जो उनके मॉलिक्यूल हैं या आयन हैं या अणु हैं, ये टूट जाते हैं प्लस माइनस चार्ज में। बहुत अधिक हम लोग गर्म कर दें, तो जो उनके एटम्स हैं या आयन्स हैं, वो प्लस माइनस चार्ज में टूट जाते हैं और इस प्लस माइनस चार्ज में टूटी हुई अवस्था को हम बोलते हैं प्लाज्मा अवस्था। और जो प्लाज्मा अवस्था है, ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है। इतनी बात हमको ध्यान रखना है कि ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है। यानी जो चौथा अवस्था हम लोगों ने पढ़ा प्लाज्मा, तो प्लाज्मा जो था, ये फोर्थ अवस्था है, फोर्थ स्टेट, ठीक है? और इसके एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल का हम लोग पूछे कि एग्जाम्पल कहाँ मिलेगा? इसके एग्जाम्पल मिलेंगे आपके फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट। ट्यूबलाइट जो आता था पहले फ्लोरोसेंट वाला, अब तो एलईडी आ रही है, तो वो थे फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट। फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट, पहले ट्यूबलाइट आता था। तो पहले ट्यूबलाइट जलाने पर क्या होता था? कोने में जलता था, उसके बाद उसमें जो फ्लोरोसेंट भरा होता था, फ्लोरोसेंट मटेरियल, वो तेजी से प्रकाश को एक जगह से दूसरी जगह फैलाता था। और और भी जैसे नियान नियान बल्ब आता था, वो भी जो है प्लाज्मा अवस्था पे ही काम करता है। प्लाज्मा अवस्था पे ले जाकर पदार्थ का प्लाज्मा कटर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जैसे लोहे वगैरह के मोटे-मोटे सलाखों को काटना है, दरवाजे को काटना है या चोरी करना है, तो यहाँ पर भी प्लाज्मा कटर का इस्तेमाल करते थे। जो 5वां अवस्था है, वो है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट, जो 5वीं अवस्था है। तो 5वीं अवस्था भी बताते हैं आपको, पदार्थ की 5वीं अवस्था क्या है? तो 5वीं अवस्था जो पदार्थ की है, वो है बोस। अपने यहाँ के जो साइंटिस्ट थे, उनका नाम, और एक है आइंस्टीन। आइंस्टीन जो जर्मनी के थे, लेकिन ये शायद काम कर रहे थे वहाँ पर। आइंस्टीन, आइंस्टीन का स्पेलिंग शायद ये नहीं है, एक मिनट, आइंस्टीन का स्पेलिंग ये नहीं है। आइंस्टीन का स्पेलिंग होता है आइंस्टीन, आइंस्टीन, बोस आइंस्टीन। ये जो है कंडेंसेट, ये जो है 5वां अवस्था है, कंडेंसेट, ये 5वीं अवस्था है। इसमें क्या होता है कि जैसे सामान्य हवा जो है, उसके उसके घनत्व का, नॉर्मल हवा के घनत्व का, नॉर्मल एयर, इसके घनत्व का, डेंसिटी का 1,00,000वां भाग, इसके डेंसिटी का 1,00,000वां भाग कर दें, तो जितना कम डेंसिटी आएगा, उसको अत्यधिक कम टेम्परेचर पर ठंडा कर दें, तो वो जो पदार्थ का अवस्था प्राप्त होगा, वो कहलाता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था। ठीक है? नॉर्मल एयर ले लीजिए, उसकी जो डेंसिटी हो, जो घनत्व है, उसका 1,00,000वां भाग पे जो हवा प्राप्त होगी, उसको अत्यधिक कम टेम्परेचर -273 डिग्री कर दीजिए, पर जो अवस्था प्राप्त होगी, वो कहलाती है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था। और एक छठी अवस्था भी है, जो छठी अवस्था है, उसको हम 6 वाली अवस्था, इसको बोलते हैं हम लोग फर्मियोनिक कंडेंसेट। फर्मियोनिक, इसको भी जानते रहिए, फर्मियोनिक कंडेंसेट, कंडेंसेट। जब न्यूक्लियर न्यूक्लियर फिजन या न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन या नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया होती है, तो उस समय ये फर्मियानिक कंडेंसेशन वाली अवस्था प्राप्त होती है। तो 3 हम लोग को मुख्य रूप से पढ़ना था। इसके अलावा 3 मैंने बता दिया। चौथा था प्लाज्मा, 5वां है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट और 6वां जो था, वो जो है फर्मियानिक कंडेंसेट। ये 6 अवस्थाएँ जो है हमको मिलती हैं। अगला टॉपिक जो पढ़ना है पीएचडी के लिए,
वो है तत्व और पदार्थ। तो तत्व क्या होते हैं? तत्व तो आपको पता ही है, सब क्लास 11 का, नॉर्मल क्लास 9 का भी टॉपिक दिया हुआ है, बहुत ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। तत्व क्या होते हैं? हमारे पीरियोडिक टेबल में चलेंगे तो 118 तत्व हैं, और 118 तत्व को ध्यान से देखेंगे तो सभी का परमाणु क्रमांक अलग अलग है। तो तत्व भी कौन से पदार्थ होंगे? तो तत्व पदार्थ का वह शुद्धतम रूप है, तो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर है, जो किसी एक ही प्रकार के परमाणु से बना रहेगा। ठीक बात समझ में आ रहा है? चलिए मैं इसको हाईलाइट करके आपको बता देता हूँ क्या दिया हुआ है। तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा सरल पदार्थों में तोड़ा नहीं जा सकता है, एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है। यानी जो हमारे एलिमेंट हैं, एलिमेंट जो होते हैं, एलिमेंट एलिमेंट को ही हम लोग बोलते हैं हिंदी में तत्व। एलिमेंट क्या होता है? एक ही टाइप के, एक ही टाइप के एटम, एटम को बोलते हैं परमाणु, एक ही टाइप के एटम से बना होता है, बना होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एक तत्व है, हीलियम एक तत्व है, लिथियम एक तत्व है, बेरिलियम एक तत्व है, ऐसे ऐसे करके 118 तत्व हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल में खोज रखा है। ये सब तत्व है। ठीक है, बोलिए, आपको कोई समस्या होगा तो आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं। आई होप आपको ये बात इतना बड़े अच्छे से समझ में आई होंगी। अब देखिए अगला जो टॉपिक पढ़ना था हम लोग को, तत्व के बाद पढ़ना है हम लोग को यौगिक, कंपाउंड। यौगिक, कंपाउंड क्या होता है? चलिए कंपाउंड बताते हैं क्या होता है। कंपाउंड, कंपाउंड को हिंदी में बोलते हैं यौगिक। यौगिक क्या होते हैं? देखिए यौगिक क्या है? जब तत्व जब तत्व फिक्स रेशियो में, जब तत्व फिक्स रेशियो में कंबाइन हो, फिक्स रेशियो में कंबाइन हो, फिक्स रेशियो में कंबाइन हो। जैसे देख लीजिए, जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, और ये मिलके अगर पानी बना रहे हैं, तो हमको पता है कि जो पानी है इसका सूत्र होता है H2O, और पानी बनने के लिए हमेशा 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। तो जब एलिमेंट एक निश्चित अनुपात में मिलके एक नया जो है कंपाउंड बनाए, नए जो है पदार्थ को बनाए, तो उसे यौगिक बोलते हैं। और यौगिक में हमेशा पदार्थ का रेशियो फिक्स रहता है। अगर यहाँ पर हम लोग रेशियो देखें, यहाँ पर रेशियो निकालेंगे तो अगर एलिमेंट के हिसाब से देखें तो 2:1 है। अगर वेट के हिसाब से देखें यानी भार के अनुसार देखें, तो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का एक होता है, 2 हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा, एक ऑक्सीजन का होता है 16, कट करेंगे तो 1:8। यानी पूरे ब्रह्मांड में कहीं पर भी पानी मिल जाए, चाहे जमीन पे मिल जाए, चाहे हमें जो है तालाब में मिल जाए, जमीन के अंदर मिल जाए, बादल में मिल जाए, जब भी पानी हमको मिलेगा तो वो एक निश्चित अनुपात में मिलकर बना होगा, और वो अनुपात होगा 1:8, या तत्व के हिसाब से देखेंगे तो 2:1 का। ठीक है, आई होप आपको बात समझ में आ गया होगा कि तत्व क्या होते हैं और यौगिक क्या होते हैं। अब तत्व को देखिए 3 पार्ट में जो है डिवाइड किया हुआ है। एक किया हुआ है धातु यानी मेटल, दूसरा किया हुआ है अधातु यानी नॉन मेटल। तो चलिए इन सब चीजों को भी डिकोड करते हुए बड़े अच्छे से पढ़ते हुए हम लोग चलते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं धातु क्या होता है। धातु के विषय में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम लोग, धातु क्या होते हैं। देखिए मेटल यानी धातु, जो धातु है, मेटल है, मेटल धातु को किसे धातु कहा जाएगा? तो इसका सबसे बेस्ट जो है डिफिनेशन है कि इलेक्ट्रॉन त्यागने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन त्यागने वाले धातु होते हैं पहला। दूसरा हीट एवं हीट एवं इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं, ये कंडक्टर होते हैं। दो चीजें, ठीक। सबसे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट बात रखने वाली है यही दो है कि जो धातु होंगे वो इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं। दूसरा, इनमें से उष्मा और इलेक्ट्रिसिटी दोनों का आवाजाही आसानी से हो सकता है। तीसरा जो और भी इसमें तत्व है कि धातु में अपना चमक होता है। धातुओं को हम पीटेंगे तो ये फैल जाएंगे, इन्हें तानेंगे तो तार के रूप में तन जाएगा। इनको पीटने पर इनमें से एक टनकार की आवाज निकलती है, सोनोरस प्रॉपर्टी होती है। ठीक, ये धातुओं के गुण थे। अधातुओं के गुण देखा जाएगा, अगर हम लोग अधातु की बात करेंगे तो जो अधातु होंगे, अधातु अधातु को बोलेंगे हम लोग नॉन मेटल। जो नॉन मेटल होगा, नॉन मेटल को अधातु बोलेंगे, अधातु। इनमें ठीक धातु का विपरीत गुण होगा, ये हीट एवं
इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी के इंसुलेटर होंगे। इंसुलेटर का मतलब है कि इनमें से आसानी से हीट और इलेक्ट्रिसिटी नहीं पास होगा। दूसरा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होंगे, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे। इनको पीटेंगे तो चूर हो जाएगा, इनको तानेंगे तो तार नहीं बनेगा, इनमें कोई विशेष चमक नहीं होती है, इन्हें पॉलिश किया जाता है तब चमक आता है। अच्छा, ग्रेफाइट ऐसा एक पदार्थ है जो अधातु ही है, कार्बन का अपरूप होता है, लेकिन उसमें से इलेक्ट्रिसिटी दौड़ती है। ठीक है। उसी तरह धातुओं में भी कुछ अपवाद हैं, जैसे कि कांच है। कांच जो है ये बैड इंसुलेटर है, बैड कंडक्टर है, मतलब एक तरह से इंसुलेटर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। ये सब बेसिक बेसिक बातें हम लोग आज बेसिक ही देखेंगे, बहुत ज्यादा बड़े और टफ चीजों को नहीं पढ़ेंगे आज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और तेजी से खत्म करते हैं। यौगिक पूछा था, यौगिक मैंने यौगिक बता दिया था कि जब यौगिक क्या होता है कि जब दो या दो से एलिमेंट, दो से ज्यादा एलिमेंट, दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में आपस में जुड़े तो वो क्या कहलाते हैं, यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, चलिए क्या डिफिनेशन दिया है वो आपको हाईलाइट करते हुए मैं पढ़ा देता हूँ, बताता हूँ। दिया क्या है कि एक यौगिक वह शुद्ध पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक रासायनिक या संयोजन से बनता है, जो लिख दिया यहाँ पर। जैसे देखिए हाइड्रोजन है और यहाँ ऑक्सीजन है, इस तरह से जुड़कर क्या बना हुआ है, पानी। इधर ऑक्सीजन था, इधर हाइड्रोजन था, ये दोनों जुड़ के एक निश्चित अनुपात में जुड़ के क्या बना दिए, पानी। अब निश्चित अनुपात क्या था हमने बता रखा है। फिर अणुओं के हिसाब से देखिए, एलिमेंट के हिसाब से देखें तो 2:1 है। और अगर ये था एलिमेंट के हिसाब से, और अगर इसके वेट के अनुसार देखें, वेट मतलब इनके भार के अनुसार देखें, तो एक हाइड्रोजन का भार 1 होता है, दो हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा। एक ऑक्सीजन का भार होता है 16, तो दो H2O में 2:16 मिलेगा, कट कर देंगे तो 1:8 मिलेगा। ये पूरे ब्रह्मांड में कहीं पर भी पानी मिलेगा तो इस अनुपात में मिलेगा। इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड का दिया हुआ है, मीथेन का दिया हुआ है, सब में निश्चित अनुपात है। ठीक है, आइए आपको जो है इसका भी बता देते हैं। जो मीथेन वगैरह दे रखा है तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड दिया है, चलिए कार्बन डाइऑक्साइड दिया हुआ है, इनको हम खोलेंगे तो यहाँ कार्बन होगा, इधर ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन। अनुपात देखा जाएगा तो CO2, अब देखिए CO2 लिखा हुआ है, अनुपात क्या होगा, तो कार्बन का होता है जो भार होता है वो 12 होता है। ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का 16, दो ऑक्सीजन का 32, कट कर दीजिए। 4 से कट करेंगे तो 3 और इसको करेंगे तो 8, तो 3:8 के कॉम्बिनेशन में हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। उसी तरह मीथेन का दिया हुआ है CH4, तो कार्बन का होता है 12 और इसका एक हाइड्रोजन का होता है 1, तो 4 का हो जाएगा 4, कट करेंगे 3:1। ठीक है, तो यौगिक क्या है, निश्चित अनुपात में अगर एलिमेंट यानी तत्व मिलते हैं तो यौगिक बनेगा। निश्चित अनुपात नहीं रहेगा तो मिश्रण बन जाएगा। चलिए अगला टॉपिक मिश्रण ही पढ़ना है, मिश्रण पढ़ लेते हैं, देखते हैं क्या होता है मिश्रण, देखते हैं क्या होता है मिश्रण। तो आइए शुरू करते हैं, मिश्रण को पढ़ लेते हैं। मिश्रण क्या है, जब दो या दो से अधिक जब दो या दो से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में आपस में मिक्स हो जाए वो क्या कहलाएंगे, मिश्रण कहलाएंगे। एकदम सिंपल सी बात है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिल जाए तो मिश्रण कहलाएंगे। एक और खास बात है मिश्रण का कि पदार्थ अपने गुण बनाए रखते हैं। जैसे बालू और पानी आपस में मिला देंगे तो मिश्रण बन जाएगा, और पानी अपना गुण रखेगा, बालू अपना गुण रखेगा, दोनों का गुण खत्म नहीं होगा, वो मिश्रण है। ठीक है, और नमक और पानी को मिला दीजिए तो पानी अपना गुण रखेगा और नमक अपना गुण रखेगा। चीनी और पानी मिला दीजिए तो भी जो है आपका मिश्रण ही बन रहा है। ठीक है, देखिए दूसरा बात लिखा है कि घटकों को भौतिक विधियों से अलग किया जा सकता है। चीनी और पानी अगर मिलाए हुए हैं तो कैसे भौतिक विधि से अलग होगा, तो गर्म कर देंगे तो धीरे धीरे पानी भाप बन के उड़ जाएगा और गाढ़ा जो पेस्ट बचेगा तो चीनी बचेगा। फिर उसको ठंडा करेंगे तो फिर जम के चीनी बन जाएगा। उसी तरह अगर आप बालू और पानी का मिक्सचर है तो आप छान सकते हो कपड़े से, बालू अलग हो जाएगा और पानी अलग हो जाएगा। कोई निश्चित अनुपात नहीं होता है, निश्चित अनुपात रहेगा तब तो यौगिक बन जाएगा। ठीक है, विभिन्न प्रकार के मिश्रण हम हमारे आसपास मिल सकते हैं। जैसे हवा भी क्या है, एक मिश्रण ही है, लेकिन ये समांगी मिश्रण है। तो अगला जो टॉपिक हम लोग को पढ़ना है वो समांगी और फिर विषमांगी मिश्रण पढ़ना है। तो समांगी मिश्रण क्या होता है, देखिए जब हम दो चीजों को मिलाएं और वो घुल के आपस में इस तरह से घुल जाए कि दोनों दिखाई ना दे, यानी उनका जो कंपोनेंट है, यानी जो उनके मिलाए हुए तत्व हैं, एक दूसरे में विलीन होकर एक जैसा दिखे। जैसे चीनी और पानी आपस में जब मिल के घुल जाएंगे तो एक जैसे हो जाएंगे, और उसमें चीनी नहीं पता चलेगा कहाँ गया और पानी कहाँ गया ये नहीं पता चलेगा। ऊपर से नीचे कहीं से भी हम निकाल ले पानी को, चीनी पानी को, तो हर जगह उनका मीठापन एक जैसा आएगा। ऐसे मिश्रण को हम बोलते हैं समांगी मिश्रण।
पानी में नमक घोल दीजिए, वो भी समांगी मिश्रण है। पूरे संगठन में समान संगठन होंगे, पूरे मिश्रण में समान संगठन, यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो जाएगा इनका। एक-एक बूँद समान स्वाद देंगे। अब पानी और नमक अगर घुलने के बाद आप नमक पानी पीजिए, एक जैसा लगेगा हर जगह। बिस्मांगी क्या रहेगा? आपस में मिक्स ही ना हो, बिस्मांगी होंगे। जैसे पानी और तेल आपस में मिक्स नहीं होंगे, बिस्मांगी। रेत और लोहे का चूरा बिस्मांगी है। जो चूरन हमारे घर में या पाउडर बनता है, वो सब बिस्मांगी मिश्रण है। अलग-अलग भाग अलग-अलग मात्रा में होते हैं, ठीक है? ये बिस्मांगी मिश्रण होंगे, सिंपल सा था। अगला देखिए क्या है, तत्वों के रासायनिक संयोजन। ये आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से हम लोग को पढ़ना है, ठीक है? तो पहला जो नियम है वो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक है? पहला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान मतलब हो गया कि जो उसका मास है, और संरक्षण का मतलब हो गया कि वो नष्ट न हो, हमेशा एक जैसा बना रहे। ऐसा नियम जिनमें द्रव्यमान रिएक्शन करने से पहले और रिएक्शन करने के बाद दोनों तरफ बराबर हो, उसको हम लोग बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। आइए देखते हैं। देखिए क्या कहता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, कि जो भी रिएक्टेंट है, यानी जो हमारा रिएक्शन करने से पहले है, और जो भी हमारा प्रोडक्ट बनेगा इस साइड, वो दो के दोनों आपस में समान अनुपात, अनुपात नहीं, समान मात्रा में मिलेंगे। जैसे कोई एग्जांपल मैं दे दूं, जैसे देता हूँ कि हम बना रहे हैं नमक। नमक हमको बनाना है, तो नमक बनाने के लिए हमको लेना पड़ेगा एसिड, और साथ में लेना पड़ेगा बेस। हमें नमक बनाने के लिए दो चीजें चाहिए, एक चाहिए एसिड और एक चाहिए बेस, ठीक है? बेस में ले लेते हैं, जैसे NaCl ले लेते हैं, और ऐसे हम बनाएंगे। अरे सॉरी, NaCl नमक नहीं लेना है भाई, बेस लेना है ना। फिर से बताते हैं। रिएक्टेंट, जितना रिएक्टेंट की मात्रा रहेगा वही सेम आएगा प्रोडक्ट की मात्रा, ठीक? जैसे हमको बनाना था नमक, तो हम लेते हैं एसिड HCl, और बेस लेते हैं NaOH। इधर क्या बनेगा, ये प्लस चार्ज, ये माइनस चार्ज, ये प्लस चार्ज, ये माइनस चार्ज। इधर बनेगा NaCl, और इधर बनेगा वाटर। ये तो होता है एसिड बेस जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो हमारा सॉल्ट बनता है और पानी का फॉर्मेशन होता है। देखिए, अगर इनका द्रव्यमान देखें, अगर इनका द्रव्यमान हम लोग देखें ध्यान से, तो ये HCl है। एक हाइड्रोजन का एक होता है, Cl का होता है 35.5। तो अगर जोड़ेंगे तो केवल HCl का कितना आ जाएगा, 36.5 आ जाएगा। NaOH को देखिए तो Na का होता है 23, O का होता है 16, और हाइड्रोजन का होता है 1। हाइड्रोजन का होता है 1। तो अगर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। और 35 और 40 इन दोनों को जोड़ दें तो हमारे पास आएगा 76.5, ठीक है? यानी जो रिएक्टेंट आ गया वो 76.5 ग्राम मिल गया है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गया होगा। तो जो हमारे पास रिएक्टेंट मिला है, जो हमारे पास रिएक्टेंट मिला हुआ है, वो मिल गया। रिएक्टेंट का मात्रा लिखते हैं कि जो रिएक्टेंट मिला हुआ है वो मिला हुआ है 76.5, कह लिए थे। अब हम लोग देखते हैं कि प्रोडक्ट क्या मिलेगा। तो देखिए, प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट प्रोडक्ट में NaCl है, Na और Cl है, तो और फिर इधर पानी है। तो देख लेते हैं, Na इसका 23, इसका 35.5, तो 23 और प्लस 35.5, ये NaCl का हो गया, और प्लस 2 हाइड्रोजन का, 16 ऑक्सीजन का, तो यानी हो गया 18। और 35.5 और 23 जोड़ेंगे तो 58.5, और प्लस 18, इन्हें भी जोड़ने पर हमारा आएगा 76.5 ग्राम। तो इससे हमको स्पष्ट पता चल गया कि जितना रिएक्टेंट था उतना ही हमको मिल गया प्रोडक्ट। और अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की मात्रा समान आ जाए तो इस नियम को बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। आई होप आपको बात बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है? आइए देखते हैं हम लोग स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम क्या है? इस यूनिवर्स में अगर कोई यौगिक बना हुआ है, यौगिक से सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, जितने भी यौगिक बने हुए हैं उनका अनुपात एक निश्चित होता है, और इसी को कहते हैं स्थिर अनुपात का नियम। जब भी हम दो या दो से अधिक चीजों को आपस में मिला के कोई यौगिक बनाएंगे, तो यौगिक बनाने के लिए अनुपात निश्चित चाहिए, और इसी निश्चित अनुपात को हम स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं वाटर। जब पानी को लेंगे तो ये आता है, भार के अनुसार देखें तो 2 और रेशियो 16 है। अब 2 रेशियो 16 को हम कट करेंगे तो ये आ जाएगा 1:8, 1:8, ठीक है? अब पानी हमारे पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी मिले, चाहे दूसरे ग्रह पे चल जाके मिले, चाहे पृथ्वी पर मिले, चाहे बादल में मिले, चाहे जमीन के अंदर मिले, नदी तालाब कहीं पर भी मिले, उसका हमेशा अनुपात यही मिलेगा 1:8 भार के अनुसार। और क्या कहलाएगा, निश्चित अनुपात का नियम,
ठीक है, आई होप आपको ये बातें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। और हम लोग अभी लेते हैं थोड़ा-सा 1 मिनट का ब्रेक, उसके बाद एग्ज़ाम्पल के तौर पे देखें हम लोग, जैसे एग्ज़ाम्पल लेते हैं स्थिर अनुपात के लिए, तो जैसे पानी है, अब पानी यूनिवर्स में कहीं पर भी मिलेगा, अब पानी का फ़ॉर्मूला हमको पता है कि H2O होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिले हुए हैं, अगर इनका अनुपात देखा जाएगा तो 2:16। अब ये पानी यूनिवर्स में कहीं पर मिले, ज़मीन पर मिले, आसमान में मिले, ज़मीन के अंदर मिले, किसी और ग्रह पे मिले, जब भी पानी बनेगा तो उसका अनुपात 1:8 निश्चित होगा। यही है स्थिर अनुपात का नियम। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। गुणित अनुपात का नियम देख लेते हैं क्या है? चलिए आइए देखते हैं गुणित अनुपात का नियम क्या है। गुणित अनुपात का नियम क्या कहता है कि जब 2 तत्व एक से अधिक यौगिक बनाएँ, मान लीजिए 2 एलिमेंट हैं और वो आपस में भी मिल रहे हैं और औरों से मिल-मिल के नए-नए जो है यौगिक बना रहे हैं या कंपाउंड बना रहे हैं, तो अगर वो आपस में मिक्स होंगे या आपस में मिलेंगे तो उनका अनुपात एक निश्चित होगा और ये है गुणित अनुपात, मल्टीपल जो है रेशियो का नियम है। आइए देखते हैं इसका एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं, दिया हुआ क्या है? जैसे एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड का दिया हुआ है एग्ज़ाम्पल, तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो एग्ज़ाम्पल है और एक है कार्बन मोनोऑक्साइड का। इन दोनों में हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन कॉमन है। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है CO और कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, है ना? इसमें हम देख रहे हैं, इसमें देखेंगे तो कार्बन 12 और ऑक्सीजन 16 ये अनुपात है। यहाँ पर देखेंगे तो 12 और फिर क्या है ऑक्सीजन का 32 क्योंकि 2 ऑक्सीजन है तो 16 दूना 32 अनुपात होगा। तो अगर हम ऑक्सीजन का अनुपात ऑक्सीजन मोनो मोनो वाले ऑक्सीजन का ऑक्सीजन डाई का देखें तो इन दोनों के बीच देखेंगे तो एक सरल अनुपात आएगा। क्या? ये 16 था, एक ऑक्सीजन का 16 भार होता है और 2 ऑक्सीजन का लेंगे तो 32 और कट करेंगे तो आ जाएगा 1:2। एक निश्चित अनुपात या सरल अनुपात मिल रहा है। इसी सरल अनुपात को बोलते हैं गुणित अनुपात का नियम। ठीक है? आई होप आपको बात समझ में आ गया होगा। और देखते हैं अगला है गे-लुसेक का गैसीय आयतन का नियम। सिंपल सा लॉ है जैसा अपना यौगिक बनाते हैं हम एलिमेंट को लेकर, तो चाहे आप ठोस में बनाइए, द्रव में बनाइए, दोनों अवस्था में अनुपात निश्चित होता है। तो गे-लुसेक ने भी अपना नियम दिया। इन्होंने बस बोला यह है कि जब हम गैसीय अवस्था में यानी आयतन के रूप में अगर किसी चीज़ को मिक्स करेंगे, तो वो भी एक निश्चित अनुपात में ही आपस में रिएक्शन करेगा। जैसे देखिए क्या एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है, हाइड्रोजन दिया हुआ है और ये जो है गैसीय अवस्था में है, ऑक्सीजन है ये भी गैसीय अवस्था में है और दोनों मिलके गैसीय अवस्था मतलब भाप बना रहे हैं पानी का, तो इनका अनुपात जो होगा वो निश्चित अनुपात होगा। यानी जो हाइड्रोजन के मिलने का, ऑक्सीजन के मिलने का और ये जो पानी बना है इनका तीनों का अनुपात एक सरल मिलेगा। ठीक है? देखिए जैसे बैलेंस कर दें इस रिएक्शन को जो रिएक्शन दिया हुआ है H2 दिया हुआ है, फिर O2 दिया हुआ है, फिर इधर दिया है 2H2O तो हाइड्रोजन 4 है और इधर दुइया है तो इधर 2 बढ़ा दीजिए। तो अब अनुपात अगर निकाला जाए तो 2 यहाँ 2 मॉलिक्यूल हो गए, यहाँ ऑक्सीजन 1 मॉलिक्यूल है और इधर देखेंगे तो इधर भी 2 है। तो इनका अनुपात एक निश्चित मिलेगा और यही है गे-लुसेक का गैसीय आयतन का नियम। यानी जब भी रिएक्शन कराना है किसी भी 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट का तो उन्हें गैसीय अवस्था में ले जाकर तब रिएक्शन कराइए और जो प्रोडक्ट बनेगा उनके बीच में और जो रिएक्टेंट है उनके बीच में एक निश्चित सरल अनुपात मिलेगा। तो देखिए ये रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, इनके बीच में एक निश्चित सरल अनुपात हमको मिल जाएगा। ठीक है? ये था गैर-लुसेक का नियम। ठीक? आइए समझते हैं अगला नियम क्या है, तो अगला नियम है हमारा आवोगाद्रो का नियम और ये हमारा गैर-लुसेक नियम की तरह है बस थोड़ा-सा इन्होंने बातों को अपने घुमा के कहा है। क्या कहा हुआ है कि जब हम समान यानी सेम टेम्परेचर ले लें और सेम प्रेशर ले लें। एक निश्चित ताप ले लें, समान ताप पर और समान दाब पर। फिक्स टेम्परेचर होना चाहिए। कहने का मतलब है कि इनका टेम्परेचर होना चाहिए फिक्स और प्रेशर भी होना चाहिए फिक्स। दोनों अगर फिक्स हैं, तो इस कंटेनर में दोनों में अगर समान मात्रा में अलग-अलग पदार्थ भरा जाएगा, तो इनमें उपस्थित जो मॉलिक्यूल होंगे, उनकी संख्या निश्चित होगी। जैसे अगर हम 10 ग्राम हाइड्रोजन लिए हैं और 10 ग्राम ही नाइट्रोजन लिए हुए हैं, ठीक है? 10 ग्राम क्या लिए हुए हैं हाइड्रोजन और 10 ग्राम नाइट्रोजन। इन दोनों को भरा एक निश्चित यानी फिक्स टेम्परेचर पर और फिक्स प्रेशर पर लिया गया है दोनों को। तो इनमें जो संख्या निकलेगी हाइड्रोजन के परमाणु का और नाइट्रोजन के परमाणु का, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। यही है अवोगाद्रो का नियम। ठीक है? पढ़ के अगर मैं समझना चाहता हूँ तो पढ़ के मैं बताता हूँ क्या है देखिए, दिया हुआ है
कि समान ताप और दाब पर गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। समान आयतन का हाइड्रोजन है, समान आयतन का नाइट्रोजन है और समान आयतन का ऑक्सीजन है। इन तीनों में जो अणु मिलेंगे, मॉलिक्यूल मिलेंगे, वो निश्चित होंगे। ठीक है, यही है गैलुसेक का नियम। आइए देखते हैं अगला टॉपिक और इसको खत्म करते हैं अब। ठीक है, जो अगला टॉपिक हमारा है वो है मिसलरी का समाकृत का नियम, क्रिस्टल संरचना और रासायनिक संरचना के बीच संबंध। ठीक है, तो चलिए पहले समझते हैं मिसलरी का समाकृत का नियम क्या है। आइसोमॉर्फिज्म, रूल ऑफ मिसलरी इसको बोलते हैं। देखिए मिसलरी ने क्या बात कहा था, समाकृतता किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थ जो समान क्रिस्टल के रूप और संरचना साझा करते हो समाकृत होते हैं, आइसोमॉर्फिज्म होते हैं। आइसोमॉर्फिज्म का मतलब ये है, चलिए इधर आपको बोर्ड पे बताते हैं क्या होता है कि यदि दो अलग अलग, जैसे लेते हैं NaCl, ठीक है, NaCl लेते हैं एक और एक लेते हैं KCl। देखिए इनमें ये दो अलग अलग यौगिक हैं, लेकिन इन यौगिकों में देखेंगे तो नंबर ऑफ एटम एक और दो, दो एटम इसमें भी है, एक और दो, दो एटम इसमें भी है। तो यदि नंबर ऑफ एटम समान हो और इनका संरचना क्रिस्टल बनाने जो बने हुए हैं वो भी समान हो, तो NaCl यानी सोडियम और पोटेशियम एक ही परिवार के हैं और दोनों जो है किससे जुड़े हुए हैं, Cl से जुड़े हुए हैं, तो इनका जो क्रिस्टलीय संरचना होगा वो एक जैसा होगा। ठीक है, यदि नंबर ऑफ एटम समान हो और नंबर और इनका क्रिस्टलीय संरचना समान हो, तो ऐसे पदार्थों को हम बोलेंगे या ऐसे यौगिकों को हम बोलते हैं समाकृत, आइसोमॉर्फस या आइसोमॉर्फिज्म। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे यहाँ पर देखिए क्या दिया है, सोडियम नाइट्रेट दिया है, कैल्शियम नाइट्रेट दिया है, दोनों का जो है संरचना एक जैसा होता है और इसमें देखें तो हमारे एटमों की संख्या भी सेम है, एटमों की संख्या भी सेम दिया हुआ है। आइए आपको बताते हैं, जैसे क्या दिया हुआ है, सोडियम कार्बोनेट है, तो सोडियम, एक सोडियम है, एक कार्बन है और 3 ऑक्सीजन है। एटमों की संख्या देखें तो 5 है। इसी तरह अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को देखें, कैल्शियम कार्बोनेट के देखें हम लोग, 1 मिनट, कैल्शियम कार्बोनेट के देखें, यहाँ पर हम लिखते हैं बोर्ड पर तो समझ में आएगा। देखिए सोडियम कार्बोनेट था, इसमें एक सोडियम है, एक कार्बन है और 3 जो है ऑक्सीजन है। ठीक है, इन दोनों को सबको जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 5 एटम। ठीक है, उसी तरह अगर इसको देखें, कैल्शियम कार्बोनेट को देखें, तो कैल्शियम कार्बोनेट, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, इनमें देखें एटमों की संख्या, तो एक कैल्शियम, एक कार्बन और 3 ऑक्सीजन, ये हो गए टोटल 5। तो जब नंबर ऑफ एटम समान हो और उनकी संरचना एक जैसी मिले, तो ऐसे पदार्थों को हम बोलते हैं आइसोमॉर्फिज्म। ठीक, नियम के प्रमुख बिंदु क्या क्या है उसको भी समझ लेते हैं हम लोग, देखते हैं क्या है नियम के प्रमुख बिंदु क्या क्या है। पहला पॉइंट दिया हुआ है कि मिसरी का प्रस्ताव, समाकृत पदार्थों में समान संख्या में परमाणु और समान संयोजकता वाले परमाणु होते हैं। परमाणुओं की संख्या समान होगी और उसमें कंबाइन होने वाली संयोजकता, संयोजकता आपको आई होप आपको पता होगा, जैसे NaCl है, तो इस ये एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है और एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, तो इसकी जो संयुक्ता होगी, बैलेंसी जो होगी वो एक होगी। तो समान परमाणु जुड़े होंगे, जैसे KCl है, इनमें भी देखेंगे ये इलेक्ट्रॉन एक त्यागते हैं और एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं, इनकी भी बैलेंसी क्या है, एक है, बैलेंसी भी सेम है और संरचना भी सेम है, ये ठीक होगा। परमाणु की संख्या समान होगा, क्रिस्टल की संरचना एक जैसी होगी। ठीक, और भी अगर आपको एग्जाम्पल चाहिए तो और भी एग्जाम्पल लिख देते हैं और इसको खत्म करते हैं, इस टॉपिक को खत्म करते हैं और ये वीडियो भी फिनिश करते हैं अभी। और एग्जाम्पल जैसे चाहिए, जैसे कि और एग्जाम्पल में हम क्या देते हैं, जैसे देते हैं मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट होता है, इसका जब हम क्रिस्टल बनाते हैं तो क्रिस्टल जब भी बनेगा देखिए उसमें पानी थोड़ा बहुत रहेगा तभी क्रिस्टल बनेगा। जिंक सल्फेट है, इसमें भी पानी, तो देखिए यहाँ देखेंगे तो हमारा परमाणु एटमों की संख्या समान है तो इसकी संरचना भी समान होगी। ये पहला एग्जाम्पल हो गया। एक एग्जाम्पल और, जैसे फिटकरी का एग्जाम्पल हम लोग बार बार देखते हैं, K2SO4, Al2SO4, इसका थ्राइस होता है और फिर होता है 24H2O। फिर इसके जैसा ही संरचना रखता है कौन, K2SO4 इंटू, अब यहाँ पर एल्युमिनियम की जगह दूसरा लेते हैं, ये इंटू 24H2O। ये जो है ये है पोटास, जो पोटास अमलगम कहते हैं और या एलम कहते हैं, और ये है क्रोम एलम, नीचे वाला है क्रोम एलम। क्रोम एलम हिंदी में क्रोम, क्रोम जो है एमलगम बोलेंगे, क्रोम एमलगम बोलते हैं, इसको बोलते हैं पोटास का एमलगम।
फिटकरी बोलते हैं। इन सबकी संरचना एक जैसी होगी और इनमें परमाणुओं की संख्या भी एक जैसी होगी। यही था हमारा मिस रली का नियम, समीकृत नियम या मिस रली आइसोमॉर्फिज्म रूल। ठीक है, चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं और हम लोग देखते हैं अगले टॉपिक की तरफ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।